नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बना 500 साल के संघर्ष के बाद और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। ये माना जा रहा था कि इसका कुछ तो प्रभाव जो है राजनीति पर भी होगा, चुनाव पर भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राजनीतिक दृष्टि से, चुनावी दृष्टि से राम मंदिर का बनना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने हिंदुत्व पर अपनी जाति को तरजीह दी और जाति पर भी एक अफवाह तरजीह दी और एक अफवाह चलाई विपक्ष ने कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आई, प्रधानमंत्री तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी, तो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इस बात में तथ्यात्मक रूप से कुछ भी सच्चाई नहीं थी, लेकिन ये अफवाह चली और खूब चली और इसका खूब असर हुआ और उसका जो है परिणाम जो है आपको लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व नहीं चला, लेकिन सुदूर दक्षिण केरल में हिंदुत्व की हवा बहने लगी है। 1952 के बाद से पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीती है त्रिशूर की, और सुरेश गोपी जो है मलयालम फिल्मों के मशहूर अभिनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो ये सीट जीते। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और केरल में भारतीय जनता पार्टी का 2019 के मुकाबले 4% वोट बढ़ गया। उसको 19.2% वोट मिला केरल में। अब इस बात के महत्व को जरा समझिए। केरल की राजनीति आज़ादी के बाद से ही दो ध्रुवीय रही है, दो गठबंधन रहे। कभी केरल में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जो पूर्ण बहुमत मिलता है वो गठबंधनों को मिलता है, कभी एक गठबंधन को कभी दूसरे को। बड़ी क्लोज फाइट होती है, लेकिन इस बार जो है एलडीएफ 2 बार से लगातार सत्ता में आ रहा है। एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, जिसका नेतृत्व सीपीएम करती है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, और यूडीएफ का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है। अब केरल की राजनीति में जो बदलाव हो रहा है उसमें तीसरा ध्रुव जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ धर्म जनसेना जो है और छोटी मोटी पार्टियां हैं कुछ, उनको मिलाकर एनडीए जो बना है केरल में, वो तीसरे ध्रुव के रूप में उभर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटें लड़ी उनमें से केवल अनिल एंटनी की जो सीट थी उसको छोड़कर हर सीट पर उसका वोट बढ़ा। और इसके अलावा अगर असेंबली सेगमेंट वाइज बात करें तो 11 असेंबली सेगमेंट्स पे भाजपा नंबर 1 पर रही। 2019 में सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट पर भाजपा नंबर 1 पर रही थी। 9 असेंबली सेगमेंट ऐसे थे जिन पर भाजपा नंबर 2 पर रही और 5 असेंबली सेगमेंट ऐसे थे जिन पर भाजपा क्लोज नंबर 3 रही। तो बीजेपी का जो विस्तार हुआ, प्रधानमंत्री का जो जोर दक्षिण में था इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसका आपको असली परिणाम जो है वो विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। 2 समुदाय हैं हिंदुओं के, एक एजवा समुदाय जिसको एवा भी बोलते हैं, उसका उच्चारण जो है हम लोग उत्तर भारतीय एजवा करते हैं और केरल में जो है एवा शायद कहा जाता है। आपको समझने में आसानी हो बता दें कि वीएस अच्युतानंदन जो सीपीएम के मुख्यमंत्री रहे, मतलब एलडीएफ के मुख्यमंत्री रहे, केरल के मुख्यमंत्री रहे, वो इसी समुदाय से आते थे। जो धर्म जनसेना पार्टी है उसके नेता भी इसी समुदाय से आते हैं, इसी समुदाय में उनका प्रभाव है। लेकिन इस चुनाव में जहां पर धर्म जनसेना पार्टी लड़ी वहां उसको एजवा वोट उस तरह से नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मिले। तो इस पार्टी का योगदान भाजपा को इस समुदाय में पहुंचाने में ज़्यादा रहा। दूसरा जो समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ आया वो नायर समुदाय। नायर समुदाय को समझने के लिए आपको बता दें कि शशि थरूर उसी समुदाय से आते हैं और केसी वेणुगोपाल भी उसी समुदाय से आते हैं, दोनों नायर हैं। इन दोनों समुदायों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ, लोकप्रियता, जनाधार लगातार बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार त्रावणकोर और कोच्चि में बढ़ रहा है। त्रावणकोर और कोच्चि ये 2 क्षेत्र, 2 रीजन अगर आप देखें तो इनमें भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 25% तक पहुंच गया है।
इसके अलावा मालाबार में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। और ये सब एक ही बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है सीपीएम को, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट या सीपीएम का कहें, बड़ा जनाधार जो है एजवा समुदाय के बीच में रहा है, जो लगातार घट रहा है। कांग्रेस के साथ देखिए 3 ध्रुवों में एक तरह से कहें तो, जो है सामाजिक रूप से कहें तो 3 ध्रुवों में केरल की राजनीति बटी हुई है। मुसलमान, हिंदू सबसे ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, 45% से ऊपर है। हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियन, इसी क्रम में आबादी का भी अनुपात है उनका। तो मुसलमान और क्रिश्चियन पूरी ताकत के साथ यूडीएफ के साथ यानी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो जो 2 समुदायों का समर्थन हासिल कर लेता है, केरल में सत्ता उसके साथ रहती है। इसलिए पिछले चुनाव में भी 20 में से 19 सीटें जो है यूडीएफ जीती थी, और इस बार भी जो है यूडीएफ की स्थिति कमोबेश वही है। बीजेपी ने 1 सीट घटा दी है उसकी, लेकिन एलडीएफ का जहां तक सवाल है, उसको पिनराई विजयन ने 2-3 काम किए। एक तो पहले बता दें कि उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव नहीं था, ये लोकसभा का चुनाव था। पिछली बार भी एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा था उनकी सरकार के खिलाफ है, लेकिन उनको फिर से सत्ता मिल गई। पिनराई विजयन ने, जो मुख्यमंत्री हैं केरल के और सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने सीए और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को बड़ा मुद्दा बनाया, उस पर बड़ा आक्रामक रुख अपनाया, इस उम्मीद में कि उनके साथ मुसलमान वोटर आ जाएगा। इसके अलावा वो पिछले 2-3 साल से कम ये भी कोशिश करते रहे हैं कि मुस्लिम लीग किसी तरह से यूडीएफ से निकलकर एलडीएफ के साथ आ जाए, उसका उनको फ़ायदा नहीं मिला। और ये जो आंकड़े मैंने बताए वोट प्रतिशत, ये सब सीएसडीएस के सर्वे के आंकड़े हैं। ये कहा जा रहा है कि पिनराई विजयन ने जो राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक किया, उसका भी नुकसान हुआ एलडीएफ को, सीपीएम को, क्योंकि मुसलमान वोट राष्ट्रीय विकल्प के रूप में बीजेपी के केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को देखता है, सीपीएम को या उनके साथियों को नहीं देखता है। तो इसलिए उसने कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा किया। बीजेपी की तमाम कोशिश, प्रधानमंत्री की तमाम कोशिश कि किसी तरह से ईसाई समुदाय को भाजपा से जोड़ा जाए। भाजपा भी अपना समीकरण बनाना चाहती है केरल में कि हिंदू और ईसाई साथ आ जाए। कई मुद्दों पर दोनों समुदाय साथ हैं, जैसे लव जिहाद का मुद्दा हो या धर्मांतरण का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों पर ये समुदाय के लोग जो है साथ और एक ही भाषा में बोलते हैं। प्रधानमंत्री ने इसीलिए 25 दिसंबर को दिल्ली में जो कार्यक्रम किया, उसकी भी बड़ी चर्चा रही। और जिस तरह से उन्होंने अपने नॉर्थ ईस्ट के और गोवा के क्रिश्चियन विधायकों से, नेताओं से कहा कि वो केरल जाएं और बताएं कि बीजेपी क्या कर रही है। इस सब का असर केवल सुरेश गोपी की सीट पर हुआ, जहां क्रिश्चियन वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। अनिल एंटनी की सीट पर भी क्रिश्चियन वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले और भाजपा को बहुत ही कम या नहीं के बराबर मिले। तो क्रिश्चियन वोट्स केरल में अभी तक भाजपा की ओर मुड़ा नहीं है। यही कारण है कि भाजपा जो है कई सीटें जीतते जीतते रह गई। लेकिन इसके बावजूद कोशिश जो है प्रधानमंत्री ने छोड़ी नहीं है। जॉर्ज कुरियन को जो मंत्री बनाया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, और उनको अब जाहिर है राज्यसभा से लाया जाएगा और उनको मंत्री बनाया गया है। कहते हैं कि उनका प्रभाव जो है चर्च के लोगों पर है और वो भारतीय जनता पार्टी और ईसाई समुदाय के बीच में एक पुल का काम कर सकते हैं। केजे अल्फोंस को भी इसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बनाया था केंद्र में, किसी सदन के सदस्य नहीं थे राज्यसभा में लाकर। लेकिन बाद में ये एहसास हुआ कि उनका प्रभाव उस तरह से अपने समुदाय पर है नहीं, तो वो इसलिए कुछ कर नहीं पाए, कुछ जोड़ नहीं पाए। अब जॉर्ज कुरियन से उम्मीद है बीजेपी को, और अगले 2 सालों में, याद रखिए 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव होगा। उस समय जो अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, उससे लगता है कि कम से कम 25 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कड़ी टक्कर देने जा रही है एलडीएफ और यूडीएफ को। लेकिन जो परिवर्तन केरल की राजनीति में हुआ है, मैं 2 मुद्दों पर खास आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक, केरल की राजनीति 2 ध्रुवी से 3 ध्रुवी होने जा रही है,
और ये 2024 के चुनाव में दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां लड़ी, जिन सीटों पर भी लड़ी, वो तीसरे ध्रुव के रूप में उभर कर आई और मजबूत ध्रुव के रूप में उभर कर आई। दूसरा ये हो रहा है, जो सबरीमाला के समय जिसकी उम्मीद थी, सबरीमाला का जब मामला चल रहा था, मुद्दा चल रहा था, भाजपा को बड़ी उम्मीद थी कि हिंदू वोटर कंसोलिडेट होगा उसके साथ, लेकिन हुआ ये कि वो कंसोलिडेट हो गया कांग्रेस के साथ और उसका फ़ायदा बीजेपी को उस आंदोलन का कोई मिला नहीं, जबकि कांग्रेस ने उस आंदोलन में एक तरह से वो न्यूट्रल रही या समर्थन में तो बिल्कुल ही नहीं रही। लेकिन इसके बावजूद लोगों को ये लगा, खासतौर से हिंदू समुदाय की बात कर रहा हूँ, कि वो सीपीएम का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस कर सकती है। अब वो स्थिति बदल रही है। इस पर ध्यान देने की बात है कि हिंदू समाज में ये बात जो है अब पहुंच रही है कि सीपीएम को बीजेपी भी टक्कर दे सकती है, केवल कांग्रेस नहीं है। तो उनके सामने दो विकल्प हो गए, कांग्रेस और भाजपा। इसीलिए भाजपा जो है तीसरे ध्रुव के रूप में उभर रही है और हिंदुत्व के मुद्दे पर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन केवल हिंदू वोटों से बहुत बड़ी जीत भाजपा को केरल में नहीं मिल सकती। इसीलिए भाजपा की कोशिश है कि ईसाई समुदाय को जोड़ा जाए। कितना सफल होगी नहीं होगी ये 2026 का चुनाव बताएगा, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि भाजपा ने दो ध्रुवी राजनीति के गढ़ को भेद दिया है इस चुनाव में। 2024 का चुनाव केरल में भाजपा की जो धमक है उसका चुनाव है। भले ही सबसे ज़्यादा सीटें यूडीएफ जीती हो, भले ही अब भी जो है वोट के मामले में बीजेपी तीसरे नंबर पर हो, पहले नंबर पर यूडीएफ है जिसका वोट शेयर 45% से नीचे आ गया है इस बार। दूसरे नंबर पर एलडीएफ है जिसका वोट शेयर 33.34% हो गया है। जैसा मैंने बताया, त्रावणकोर और कोच्चि में भाजपा की जो बढ़त है वो 25% से ऊपर चला गया है वोट, वो एलडीएफ के करीब पहुंच रही है। तो 2026 की लड़ाई पूरी तरह से त्रिकोणीय होगी। भाजपा उसमें एक मजबूत कोण के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर कर आएगी। तो दक्षिण का किला न केवल भेद दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो भी हिंदुत्व के मुद्दे पर। तो जो मैंने कल वीडियो बनाया था, आपसे कहा था कि ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये स्टेट वाइज चुनाव हुआ है। तो अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व नहीं चला, लेकिन केरल में हिंदुत्व चल रहा है और बढ़ रहा है, और उसके आगे और बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। तो अलग अलग राज्यों में मतदाता अलग अलग तरह से इस चुनाव में मतदाता ने रिएक्ट किया। अब आगे, अब तो लोकसभा चुनाव तो 5 साल बाद ही होंगे, आगे विधानसभा चुनाव है, उसमें देखना है कि ये हिंदुत्व के मुद्दे और जाति का मुद्दा, क्योंकि विपक्ष के पास जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था वो एक बार वो चल चुका है, वो है आरक्षण का मुद्दा। अब विधानसभा चुनाव में वो चलने वाला नहीं है, वो काठ की हांडी थी जो एक बार चढ़ गई, दूसरी बार नहीं चढ़ने वाली है। तो इसलिए अब विपक्ष के पास विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा ये देखने लायक होगा। लेकिन ये निष्कर्ष इन चुनाव नतीजों से, लोकसभा चुनाव के नतीजों से मत निकालिए कि हिंदुत्व की राजनीति खत्म हो गई है या हिंदुत्व का असर कोई चुनाव पर नहीं पड़ता। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।